नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने मोहम्मद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। साथ साथ हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी जो था वह कैसे भारत में रुक गया और भारत में तबाही मचाया, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। गौरी का प्रथम आक्रमण से लेकर के गौरी के आखिरी आक्रमण तक, गौरी की कितनी बार भारत में हार हुई है ना, कैसे उसकी मृत्यु हुई, और साथ ही साथ उसके जो दास थे और अन्य व्यक्तियों ने कैसे कैसे भारत में जो पढ़ने का जो साधन था, कहने का हमारा ये मतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनको कैसे नष्ट किया, बर्बाद किया, किसने किया, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तब मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही ढंग से आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, ठीक ना। मोहम्मद गौरी, देखिए, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक गौरी को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हमने बताया कि इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम की आक्रमण हुई थी, है ना। इससे पहले कासिम भी आक्रमण किया था और गजनी, दोनों किए थे आक्रमण। लेकिन कासिम और गजनी को क्यों नहीं कहा गया भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक? ध्यान से समझिएगा इस बात को दोस्तों। देखिए दोस्तों, कासिम और गजनी वो लोग भारत आए, लेकिन उनका भारत में कोई स्थायी शासन नहीं कर पाए वो लोग, या उनका कोई प्रतिनिधि रह नहीं पाया स्थायी रूप से। कासिम आए, आक्रमण किए, लूटे, चले गए। गजनी आया, आक्रमण किया, लूटा, चला गया। गजनी का केवल एक राज्य पर, केवल पंजाब पर उसका एक शासक जो था वह रहा, लेकिन भारत पर पूरी तरह से अगर बात की जाए तो मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को क्यों कहा गया मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक? क्योंकि गौरी के आने के बाद जो इसके शासक और इसके दास जो थे, शासक नहीं, इसके जो दास थे, उन दासों ने यहाँ स्थायी रूप से शासन करना शुरू कर दिया। इस वजह से भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए तो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो आप क्या आंसर कर देंगे? मोहम्मद गौरी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए गौरी कैसे कैसे करके आक्रमण करता है। चूंकि देखिए भारत पर आक्रमण करने के लिए इनको ये पश्चिम का ही मार्ग चाहिए था, क्योंकि नीचे जो है वह अरब सागर है, इधर आपका हिमालय है, पूरब से ये कर नहीं सकते, बंगाल की खाड़ी है। तो इनको आक्रमण केवल और केवल यह वाला जो पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम भाग, यहीं से ये आक्रमण कर सकते थे, है ना। तो यहाँ आक्रमण करने के लिए इनको कितने राज्य देखना था? तो यहाँ देखेंगे सिंध से कर सकते थे ये आक्रमण, मुल्तान से कर सकते थे, पंजाब से कर सकते थे, गुजरात से कर सकते थे। कहाँ? दिल्ली पर, ठीक ना। ये कन्नौज मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि बीच में इन्होंने कन्नौज पर भी आक्रमण किया है, तो ये चीज मैं बताऊंगा आगे। तो देखिए अब पूछता है कि मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था दिल्ली पर, उस समय सिंध पर किसका शासन था, या सिंध पर कौन शासक था? तो यहां सुम्र जाति का शासन चल रहा था। सिंध पर सुम्र जाति का शासन चल रहा था जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। मतलब दिल्ली पर आक्रमण का मतलब कि भारत पर आक्रमण, हमारा कहने का यह मतलब है। मुल्तान पर किसका शासन था भैया? तो मुल्तान पर करमाथी जाति, जी हां, करमाथी जाति का शासन था। यहां लिख लीजिए आप, करमाथी याद होना चाहिए आपको। मुल्तान पर करमाथी जाति, ठीक ना, करमाथी जाति का शासन। पंजाब पर अगर पूछे कि भैया पंजाब पर, तो पंजाब पर एकमात्र जो गजनी था, गजनी का शासन, इसका शासन था। एकमात्र राज्य पंजाब पर था इसका शासन। गुजरात पर आपका मूलराज द्वितीय, जी हां, गुजरात पर उस समय शासन कौन कर रहा था? मूलराज द्वितीय का शासन था गुजरात पर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा। और दिल्ली और अजमेर पर, तो दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। किसका था?
पृथ्वीराज तृतीय का शासन, जिसका आप लोग देखेंगे तराइन के युद्ध में, ठीक ना। कन्नौज पर, तो कन्नौज पर जयचंद का शासन था। किसका था? जयचंद का। यहां पर मैं लिख देता हूं, कन्नौज पर जयचंद। और दिल्ली और अजमेर पर किसका था? तो दिल्ली और अजमेर पर हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वीराज तृतीय का, ठीक। और गुजरात पर हमने आपको अभी बता ही दिया, मूलराज द्वितीय का शासन था। ओके, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, गौरी का भारत पर पहला आक्रमण। तो गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण था वह था मुल्तान। कहां? मुल्तान के विरुद्ध या मुल्तान पर। ईस्वी भी पूछता है तो ईस्वी आप लिख लेंगे 1175 में मुल्तान, ठीक ना। मुल्तान पर इसका पहला आक्रमण हुआ है 1175 में। गौरी का पहला आक्रमण पूछता है कि कब हुआ है, तो बताएंगे भारत में 1175 ईस्वी मुल्तान पर। गौरी का भारत में पहली पराजय, मुल्तान पर तो इसने आक्रमण कर लिया, जीत भी गया, ठीक। अब पहली पराजय इंपॉर्टेंट है, पहली पराजय पूछता है। तो पहली पराजय जब इसने अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण किया है। तो वहां का शासक कौन था? मूलराज द्वितीय। अभी हमने बताया कि अन्हिलवाड़ा का शासक मूलराज द्वितीय था, उसी का भाई था भीम टू। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जब ये पहली बार इसकी पराजय गौरी की कब होती है? जब यह अन्हिलवाड़ा के शासक यानी कि मूलराज द्वितीय के विरुद्ध ये लड़ता है, ठीक ना। मूलराज द्वितीय के विरुद्ध लड़ता है, जिसमें मूलराज द्वितीय का भाई भीम द्वितीय यानी भीम टू इसको बुरी तरह से पराजित करता है। किसको? मोहम्मद गौरी को। तो अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गौरी को पहली बार भारत में किसने पराजित किया, तो आप बताएंगे भैया 1178 ईस्वी में। कब? 1178 से 79 के बीच हुई थी। भीम टू ने बुरी तरह इसको पराजित किया है। भीम टू ने बुरी तरह पराजित किया है। और अगर पूछे कि किसके शासन काल में, किस शासक ने अगर पूछे, क्योंकि देखिए भीम टू शासक नहीं था उस समय, वो तो उसका भाई था। अब शासक पूछेगा तो बताएंगे आप मूलराज द्वितीय, लेकिन व्यक्ति का नाम पूछेगा तो बताएंगे भीम द्वितीय। कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिएगा दोस्तों। अब देखिए 1178-79 में तो ये हार गया। फिर उसके बाद ये पंजाब पर आक्रमण किया और छोटे छोटे कई जगहों पर आक्रमण किया है, सफलता भी प्राप्त हुई है। लेकिन जब यह तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का पहला युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी भी मैं लिख देता हूं। 1191 में गौरी की भारत में दूसरी पराजय कहां होती है? तो तराइन के प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय के हाथों, ठीक। यहां ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज तृतीय के हाथों तराइन के पहला युद्ध। अब यहां क्वेश्चन बनता है कि तराइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बताएंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो बताएंगे 1191। तराइन के पहला युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो पृथ्वीराज। पराजय किसकी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस हार से मोहम्मद गौरी जो था वह बिल्कुल व्याकुल हो गया। इतना व्याकुल हो गया कि यह खाना पीना छोड़ दिया, परेशान रहने लगा, ये डिस्टर्ब रहने लगा। कौन? मोहम्मद गौरी, कि हमारी हार कैसे हुई। और भाई पृथ्वीराज जो है यह तो चौड़ा हो गया कि हम तो हरा ही दिए, गौरी को हरा दिए, है ना। यह चौड़ा हो गया, यह घमंड आ गया इसके अंदर दोस्तों। इसने अपने साथी राजाओं से जो है वह मदद लेना भी बंद कर दिया, मदद नहीं लिया। ये सोचा कि अब तो हम बहुत पावरफुल हो गए हैं, लेकिन घमंड किसी का नहीं रहा है, इसका भी घमंड टूटेगा। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी पूरे 1 वर्ष तक प्लान करते रहा युद्ध के बारे में कि कैसे हराना है। नींद नहीं आती थी गौरी को अच्छे से, कैसे हराना है उसको। पूरे 1 साल तक उसने
अपनी रणनीति तैयार की और अपने 3 दास कहिए या फिर उनके दास ही था लेकिन सहयोग किया था युद्ध में। उस दास का नाम है, यहाँ लिखा, यल्दुज, कुवाचा और ऐबक। तीनों को लाया और एक अच्छी और कुशल रणनीति से तराइन का दूसरा युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया 1192 में। ठीक ना, 1192 में गौरी और पृथ्वीराज ही था, इसमें भी यही था 92 में। इसमें भाई ये तो घमंडित हो गए थे, इन्होंने मदद भी नहीं किसी की ली थी। ठीक ना, दूसरे युद्ध में इन्होंने सोचा कि मदद लेते हैं जयचंद से, लेकिन जयचंद ने मदद करने से इनकार कर दिया क्योंकि जयचंद के साथ भी इनका रिश्ता सही नहीं था। जयचंद के साथ भी इनका रिश्ता सही नहीं था, इस वजह से इसने मना कर दिया। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जीतता है, पृथ्वीराज की हार होती है। यहाँ 2 तरह के, पृथ्वीराज की हार के बाद इनकी मृत्यु पर 2 तरह के आपको लेख मिलेंगे। जो इतिहासकार हैं उन्होंने 2 तरह का इसमें लिखा है। एक तो चंद्रबरदाई के अनुसार इसमें लिखा है कि मोहम्मद गौरी इनको पकड़ करके ले गया और चूंकि ये शब्दवेदी वाण जानते थे चलाना, शब्दवेदी वाण चलाना जानते थे, तो इसने शब्दवेदी वाण से और इनको मोहम्मद गौरी को मार दिया, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज को भी वही मार दिया गया। लेकिन दूसरे शासक जो इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है कि नहीं, इनको हारने के बाद कुछ दिन तक इन्हीं को शासन करने दिया गया यहाँ आपके तराइन पर। ठीक ना, यही शासन कर रहे थे पृथ्वीराज ही। लेकिन कुछ समय बाद जो था यह इनको हटा करके इनके लड़के को रखा गया। और ये भी बताया जाता है कि इसने मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। क्यों स्वीकार कर ली और कैसे इसका प्रमाण मिला? क्योंकि इसके पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर दूसरी तरफ मोहम्मद शाम, जी हाँ मोहम्मद शाम लिखा हुआ मिला है। तो यह माना गया कि शायद इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली रही होगी। तो 2 तरह के आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम आप जान गए कि मोहम्मद गौरी विजय हुआ, पृथ्वीराज की पराजय हुई, है ना। तो इस तरह से ये द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। किस युद्ध के बाद गौरी ने अपना प्रतिनिधि ऐबक को बनाया? गौरी ने देखा कि इस द्वितीय युद्ध में ऐबक ने कुशल कार्य किया और अच्छे से मदद किया, सही दिशा में काम किया, तो इसको अपना प्रतिनिधि बना दिया भारत में। किसको? ऐबक को। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक, ऐबक किसका गुलाम था? यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो आप बताएंगे मोहम्मद गौरी का। यही ऐबक चल के आगे आपका दिल्ली सल्तनत में आपको पढ़ने को मिलेगा, गुलाम वंश की स्थापना, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख दास ऐबक, कुवाचा और यल्दुज तीनों हैं, है ना। अब इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। चूंकि भाई जयचंद भी कन्नौज पर अधिकार कर ही रहा था और उस समय गौरी भारत में जीत ही रहा था, तमाम जो राजा को परास्त कर करके जीत रहा था। तो उसी क्रम में यह कन्नौज पर भी चढ़ाई किया। कौन? गौरी। यहाँ के शासक जो थे जयचंद, 1194 में जयचंद को इसने मोहम्मद गौरी ने हराया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि चंदावर का युद्ध किसके बीच? तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के 1194 में जयचंद की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी जो है वह विजयी हुआ। किस युद्ध के पश्चात भारत में लगभग तुर्की राज्य की स्थापना हुई? तो देखिए, ऐसे कहें तो तराइन दूसरे युद्ध के बाद ही यहाँ स्थापना होने लगी थी, लेकिन चंदावर के युद्ध होने के बाद ये मान के चलिए कि तुर्की राज्य भारत में स्थापित हो ही गई। ठीक ना। तो अगर ऑप्शन में तराइन रहे तो तराइन लगाएंगे, तराइन ना रहे तो चंदावर लगाएंगे, और अगर दोनों रहे और ऑप्शन में रहे कि इनमें से कौन, मतलब ऑप्शन रहे इनमें से एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला लगाएंगे। ठीक ना। और अगर तराइन और चंदावर दोनों रहे तो तराइन लगाइएगा, क्योंकि जो पहली जीत है वह तराइन की ही जीत है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद कन्नौज जीतने के बाद यह अपने सैनिकों को कहने का मतलब है कि अपने दासों को भारत में छोड़ करके, ठीक ना,
और यह अपने दूसरे प्रदेशों पर ध्यान देने लगा। मोहम्मद गौरी अपने दूसरे प्रदेशों पर ध्यान देने लगा, क्योंकि भारत के अलावा उसके और भी दूसरे जगह भी वो यही काम करता था, भारत पर किया और अन्य जगह पर भी यही काम कर रहा था, तो वहाँ पर ध्यान देने लगा। भारत पर इसका ध्यान थोड़ा कम गया, भारत पर ध्यान कम गया है गौरी का। गौरी भारत में किसको बनाया है भैया? ऐबक को बनाया है। अब ऐबक ने अपने सेनापति जिसका नाम है बख्तियार खिलजी को बिहार पर जीतने के लिए भेजा, बिहार पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है ना। 1200, देखिए बौद्ध के अनुसार 1200 मिलता है और किसी अन्य ग्रंथ में 1202 मिलता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ऐबक का सेनापति आया बख्तियार खिलजी। उस समय बिहार का जो राजा था वह इंदुमन भीरू, नाम याद रखिएगा, इंदुमन भीरू। बिहार के उस समय राजधानी थी उदंतपुरी, तो और यहाँ का राजा इंदुमन भीरू था। इसके विरुद्ध इसने चढ़ाई किया और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया, जलाया और लूटा। किसने? बख्तियार खिलजी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया नालंदा विश्वविद्यालय को किसने लूटा? तो बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसी ने लूटा था। 1200 और 1202 के बीच की ये घटना है, ठीक ना। एक चीज और अगर पूछे कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने था, तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, गुप्त शासक। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो यह पाल शासक, पाल शासक कौन? धर्मपाल। जी हाँ, पाल शासक धर्मपाल ने बनवाया था, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बख्तियार खिलजी जो था यह बिहार को जीतने के बाद यह आगे बढ़ गया बंगाल में 1203 में यह बंगाल की ओर चढ़ाई किया। वहाँ का जो शासक था लक्ष्मण सेन भाग गया पहले ही, इसके पहुँचने से पहले ही बंगाल को इसने बहुत ही आसानी पूर्वक जीत लिया, वहाँ लूटा। उसके बाद यह सोचा कि अब हम उस तरफ चलते हैं तिब्बत की ओर, है ना, पहाड़ को लांग करके तिब्बत की ओर ये शुरू तो किया चलना, लेकिन भाई बहुत कठिन मार्ग था, इस वजह से वहाँ गया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, इसको वापस लौटना पड़ा। बस इसका ही सेनापति था या कह लीजिए गुलाम मर्दन खिलजी, बहुत इससे चिढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था। इसी ने मर्दन खिलजी ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बख्तियार खिलजी की। यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? मर्दन खिलजी। और कब आक्रमण किया था भाई तिब्बत पर? तो 1205 ईस्वी, ये भी ध्यान दीजिएगा, 1205 ईस्वी तिब्बत अभियान था इसका, जो कि असफल रहा। इसके बाद पुनः गौरी पुनः आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि गौरी के जो एजेंट थे वो यहाँ मौजूद थे। ऐबक का जो एजेंट था वह मर गया था, मारा जा चुका था, लेकिन गौरी का जो एजेंट था ऐबक, वो कहा कि आइए एक बार। आता है और यह गौरी का अंतिम अभियान हो जाता है भारत में, जो कि पंजाब के खोखरों के विरुद्ध, खोखरों के खिलाफ 1205 ईस्वी में इसने आक्रमण किया, खोखरों को बर्बाद किया, नष्ट किया, बहुत सारा धन लूटा। उसके बाद ऐबक उस समय लाहौर में था, ऐबक से मिला और कहा कि अब भारत का बागडोर जो है वह तुम ही संभालोगे, अब हम चलते हैं गजनी। और यह कह के गजनी की ओर प्रस्थान हुआ है। तो यह मार्ग में जा रहा है, तो सिंधु नदी के किनारे यह शिविर लगाया अपना, भाई क्योंकि रेस्ट कर करके जाता था, थोड़े रुक करके शिविर लगाया। इसकी कैसे मृत्यु होती है जरा सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिविर लगाया और शिविर में ये नमाज पढ़ रहा था, यहाँ से लूट के जा रहा था और नमाज पढ़ रहा था। बताइए, किसी का आप लूटिए और नमाज पढ़िए, यही तो सीख है। यह लूट करके जा रहा है और नमाज पढ़ रहा है अपने ही शिविर में। कुछ व्यक्तियों ने, या डाकू कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, शिविर में घुस करके नमाज पढ़ते वक्त ही इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की, क्योंकि ऐबक उस समय भारत में है इसका प्रतिनिधि के रूप में। 15 मार्च 1206 इसकी विजयी यात्रा को शव यात्रा में बदल दिया गया। जी हाँ, इसकी विजयी यात्रा को शव यात्रा में बदल दिया गया और यहीं पर गौरी का
द एंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि गौरी के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपने नोट किया होगा। इतना ही नहीं, यह क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं पूरा मध्यकाल उसके बाद आधुनिक भारत बिल्कुल कहानी की तरह आप लोग को समझाऊंगा, सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। एग्जाम में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आए, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम के लिए भी यह क्लास पर्याप्त है। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो इस क्लास को करने के बाद आप किसी को बता भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगर कोई कमियां लगी है कि ये चीज़ कमी है तो उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार मुझे सदैव रहता है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।